क्या वो हुनास की एक ट्राइब थी जो इंडिया में पहली बार आई थी? क्या वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था जिसने पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इन्वेड किया? क्या वो आर्यंस थे जिन्होंने पहली बार इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपने कदम रखे? या फिर इसके अलावा कोई और था जिसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्वेड किया था? नहीं पता, चलिए जानते हैं। और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इतिहास को थोड़ा और समझें तो बने रहें। मेरे बोलने का मौका आ गया, मेरे बोल देश में महंगाई नहीं होगी, सब माहौल ठीक हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। मेरे बोलने का मौका आ गया, मेरे बोल आपको व्हाट्सएप से ज्ञान मिलता है कि नहीं? बहुत मिलता है। मैं व्हाट्सएप पर बहुत सब देखता हूँ, यही सब देखता हूँ। स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी। क्या अब पूरा इतिहास बदल जाएगा? क्या बचपन का पढ़ा लिखा सब गलत हो जाएगा? कि पहला इतिहास क्लास में पढ़ाया जाता था, कक्षाओं में पढ़ाया जाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था, अब फिल्मों में पढ़ाया जा रहा है। पहले इतिहास इतिहासकार लिखते थे, अब नेता लिख रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और द नॉलेज सेज में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, इससे कुछ सीखने मिलता है, तो प्लीज़ यार इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सोने की चिड़िया जिसको कई बार लूटा गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया, फिर चाहे वो ग्रीस से आया हो अलेक्जेंडर द ग्रेट हो या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का रॉबर्ट क्लाइव, इंडिया में काफ़ी बार हर पीरियड में इन्वेजन्स होते रहे। यहाँ का वास्ट पॉपुलेशन और रिच मिनरल रिसोर्सेज कारण बना इन्वेडर्स को अट्रैक्ट करने का। अगर आपको पता हो कि यहाँ पे बहुत ही बढ़िया सिविलाइजेशन हुआ करती थी, क्या थी, क्या नाम था उसका? उस सिविलाइजेशन का नाम था हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हड़प्पन सिविलाइजेशन फर्टाइल लैंड और क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए कहा जाता है कि आर्यंस नाम की एक ट्राइब इंडिया में पहली बार इन्वेड कर गई। लेकिन आज के जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको देखते हुए लगता नहीं कि ये सच है। काफ़ी डिबेटेबल इशू है। नहीं आर्यंस बाहर। ये अंग्रेज के अलावा किसी ने लिखा हो तो बताइए। आप अंग्रेज। आर्यन शब्द कहाँ से आया? 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। खैर, हम इस टॉपिक पे आज बात नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक है भारत का पहला इन्वेजन। तो 550 बीसी का दौर चल रहा था। बीसी, ठीक है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, कुछ अलग मत समझना। और इंडियन सबकॉन्टिनेंट 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। और इन 16 महाजनपदों में से सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली जो था वो था मगध। मगध पर दोस्तों इस समय हरियनका डायनासिटी का राज चल रहा था। और इस हरियनका डायनासिटी को चला कौन रहे थे? वो चला रहे थे राजा बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार राजा का तो नाम सुना होगा आपने। तो राजा बिंबिसार का मकसद यही था कि मगध को और ज़्यादा और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया जाए। वो दिन रात इसके पीछे लगे रहते थे कि कैसे मगध को शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया जाए। दूसरी ओर इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ, स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में कुछ महाजनपद ऐसे थे जो छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे, जैसे कि कांधार हुआ, कंबोजा हुआ। ये आपस में ही झगड़ा करते रहते थे। क्यों झगड़ते थे भाई? बट ऑब्वियस है, पावर और पैसों के लिए। तो 6th सेंचुरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है इंडियन हिस्ट्री का। यहाँ पे काफ़ी अफड़ा तफड़ी मची हुई थी, काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। मगध को छोड़कर सारे महाजनपद, सारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पूरा तहल महल मच गया था। सब झगड़ा कर रहे थे आपस में। और इस समय पर्शिया में एक महान शक्तिशाली राजा का उदय होता है और उस राजा का नाम है साइरस द ग्रेट। साइरस द ग्रेट ने अकेमेनिड नाम के साम्राज्य की स्थापना की। और जैसे कि हर राजा करता है, वो निकल पड़े अपने किंगडम को एक्सपांड करने। तो उन्होंने पहले मेसोपोटामिया और एशिया माइनर जैसे टेरिटरीज को अपने कब्जे में कर लिया। बड़े आराम से, बड़े मज़े से वो अपने राज को रूल कर रहे थे, अपना राज कारोबार संभाल रहे थे। लेकिन फिर वही लोभ, सत्ता दिमाग में आने लगा कि यार मैंने तो यहाँ पे वेस्ट रीजन को तो कॉन्कर कर लिया है, अब क्यों ना मेरे किंगडम के ईस्ट रीजन पर भी चढ़ाई की जाए। और सुना है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे चढ़ाई की जाएगी।
आप सब तैयार रहिए। साइरस द ग्रेट अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा इंडियन सबकॉन्टिनेंट की तरफ नॉर्थ वेस्ट रीजन्स पर हमला करने, और इस हमले में उसने इंडस रिवर की वेस्ट रीजन्स को कैप्चर कर लिया। साथ ही में उसने वैली ऑफ काबुल, हिंदू कुश माउंटेन के हिली रीजन्स जिसमें गांधार का थोड़ा हिस्सा भी शामिल था, ये सारा कुछ उसने अपने कब्जे में कर लिया। कहा जाता है कि साइरस का इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे ये दूसरा कॉन्क्वेस्ट था, दूसरा हमला था। इससे पहले वाले हमले में साइरस को अपनी जान बचाकर पर्शिया भागना पड़ा था, और उसमें उसके साथ सिर्फ 7 लोग ही जिंदा बचे थे। है ना इंटरेस्टिंग बात। तो साइरस के मरने के बाद उसके बेटे कैम्बिसीस ने राज सिंहासन संभाला, लेकिन कैम्बिसीस अपने ही मौज मस्ती में था। उसे ज़्यादा कुछ लेना देना था नहीं इंडियन सबकॉन्टिनेंट से, वो बस अपने ही मौज मस्ती में लगा रहा। लेकिन कैम्बिसीस का बेटा जो था डैरियस वन, उसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बहुत दिलचस्पी थी। इस बार उसने फिर से इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे चढ़ाई की, और डैरियस वन ने नॉर्थ पंजाब को अपने अधीन कर लिया, नॉर्थ पंजाब को कॉन्कर कर लिया। कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि डैरियस वन ने पूरा का पूरा गांधार और सिंधु रीजन को भी कैप्चर कर लिया था। अब इस बार पर्शियन एम्पायर की जो सीमाएं हैं वो राजस्थान और सिंध रीजन तक आ पहुंची थी। पर्सेपोलिस और नक्शे रुस्तम के इंस्क्रिप्शंस हमें डैरियस वन के नॉर्दर्न पंजाब के कॉन्क्वेस्ट के बारे में जानकारी देते हैं। हेरोडोटस, जिनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, वो बताते हैं कि डैरियस वन ने स्काइलेक्स नाम के एक व्यक्ति को, जो कि ग्रीक के बहुत ही जाने माने एक्सप्लोरर थे, इनको समंदर के जरिए इंडस और पंजाब के सफ़र पे भेज दिया था। बहुत से स्कॉलर्स इस बात से सहमति रखते हैं कि जो नॉर्दर्न पंजाब है और जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वो पर्शियन एम्पायर का ही एक हिस्सा था, और 330 BC तक पर्शियंस इस रीजन्स पर टिके रहे। ये तो डैरियस III का दौर चल रहा था, जब अलेक्जेंडर ने पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया, उसे तबाह कर दिया, और इसी के साथ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी पर्शियन एम्पायर का खात्मा हो गया। अब इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है बैटल ऑफ प्लाटे की। तो 479 BC में एक बैटल ऑफ प्लाटे होता है। ये बैटल किसके बीच में होता है? तो ये बैटल होता है पर्शियंस और ग्रीक्स के बीच में। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डैरियस वन का जो बेटा है ज़र्क्सीस, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट से सोल्जर्स लेकर जाता है इस बैटल में लड़ने के लिए। तो इंडियन सोल्जर्स किसके खिलाफ लड़ रहे थे? ग्रीक्स के खिलाफ लड़ रहे थे, पर्शिया की तरफ से लड़ रहे थे। और हालांकि इस बैटल में पर्शिया हार जाता है, पर्शियंस हार जाते हैं, लेकिन कहा गया है कि अपने भालों से और धनुष बाण से इंडियन सोल्जर्स ने ग्रीक्स को टक्कर दे दी थी, कड़ी टक्कर दे दी थी। अब इस बैटल की जानकारी, इंडियन सोल्जर्स की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ज़र्क्सीस का जो टॉम है उसमें पता चलता है कि ये सोल्जर्स लेकर गया था स्पेसिफिकली हिंदू कुश से और गांधार वाले रीजन से। हेरोडोटस कहते हैं कि इंडिया जो है वो पर्शियन एम्पायर का 20th प्रोविंस हुआ करता था, यानी 20वां प्रोविंस हुआ करता था। हालांकि पर्शियन रूल लोअर इंडस वैली और इंडस के वेस्ट रीजन्स वाली एरिया तक ही सीमित था। लेकिन यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि जो डैरियस वन है, इनको जो ट्रिब्यूट जाता था वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस 20th प्रोविंस से जाता था, 20वें प्रोविंस से जाता था। तो लगभग 360 टैलेंट ऑफ गोल्ड डस्ट यहाँ इंडिया से, इंडियन सबकॉन्टिनेंट से वहाँ पर्शिया में भेजा जाता था। और ये डैरियस वन का साल भर का जो टैक्स है इसका 1/3 हिस्सा था। तो यहाँ पे देखिए कि कितना सारा सोना मुगल से, सुल्तान से, मुगल्स तो वैसे भी दिल्ली में ही थे, वो कहीं नहीं लेके गए, लेकिन अफ़गान सुल्तान और अंग्रेज़ों से पहले, इतने पहले वो भी इंडिया से इतना सारा सोना पर्शिया में ले जाया गया था। इस पर्शियन एम्पायर का, पर्शियन रूल का इंडियन पॉलिटिक्स में कुछ खास असर पड़ा नहीं, कुछ खास इन्फ्लुएंस हुआ नहीं। लेकिन इस इन्वेजन ने नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन से काफ़ी इन्वेडर्स के लिए रास्ते खोल दिए। पर्शिया और इंडिया के रिलेशंस की जानकारी हमें हमारे फेमस एम्परर अशोका द ग्रेट के रॉक इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है, जो कि है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। ये पर्शियंस ही थे जो इंडिया में अरबिक राइटिंग को लेकर आए, और ये अरबिक राइटिंग बाद में जाकर खरोस्ती नाम की एक स्क्रिप्ट बनी। मेगिस्थिनीस नाम का एक ग्रीक एम्बेसडर मौर्यन एम्परर के कोर्ट में आया था। अब ये कौन सा एम्परर था, चलिए आप मुझे बताइए कमेंट करके। बट मेगिस्थिनीस ने कहा कि ये मौर्यंस जो है, इन्होंने काफ़ी सारे पोर्शंस की प्रैक्टिसेस, सेरेमनीज अडॉप्ट कर रखी थी। जैसे कुछ मैं बता दूं आपको, जैसे सर के बाल धोना, फिर फीमेल बॉडीगार्ड्स रखना और ख़ुद को आइसोलेट कर लेना।
ऐसे बहुत सारे थे। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ऐसे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।